हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो 480 पिक्सल पे चलाएं आप, ठीक है, जिसमें नीट और क्लीन दिखे, और साथ के साथ हॉरिजॉन्टल मोबाइल को रखें ताकि फुल स्क्रीन में वीडियो का साइज़ आपको दिखे। वीडियो में अपना कमेंट नेम ज़रूर करें ताकि मैं आपका फीडबैक समझ सकूँ अपने रिकॉर्ड्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये चैप्टर 5 11th क्लास पे बेस है। देखिए क्या सीखा था इससे पहली वीडियो में, ये पार्ट 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था आपने कि हिटिंग, पेंडलिंग, स्टॉपिंग, ओपनिंग, प्लगिंग, मूविंग, इन सब का एक नाम है फिजिक्स में। उसका नाम क्या है? वेरी गुड, फोर्स। उसका नाम है फोर्स। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी तरीके से समझाया था इसमें, जिसमें आपने सीखा कि मोशन इन प्लेन में एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट जो स्टार्टिंग में आए, उन्होंने बताया किसी भी चीज़ को चलते रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर गलीलियो जी आए। गलीलियो जी ने कहा नहीं भाई साहब, अगर स्पेस में कोई चीज़ घूम जाए, फैल जाए, चलना स्टार्ट हो जाए तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के चलती ही चली जाएगी, आप गलत हो। फिर आए न्यूटन जी। न्यूटन जी ने क्या कहा? इनर्शिया, फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया। फर्स्ट लॉ को डिफाइन करते वक्त उन्होंने बताया कि फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम है इनर्शिया। इनर्शिया मतलब मास, जो स्ट्रेट लाइन में समझा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने इसे समझाया, और यहाँ पर समझाया कि अगर कोई चीज़ रुकी है रुकी रहेगी, अगर कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। तो ये तीन कंडीशन में आती है: रुकी हुई चीज़, और चली हुई चीज़, और डायरेक्शन वाली चीज़, ठीक है। इनर्शिया को मेज़र करने के लिए मास का मेजरमेंट होता है। फिर आता है मोमेंटम। इनर्शिया को आप ये भी समझ सकते हो, इनर्शिया एक मास की प्रॉपर्टी। जैसे मास अगर रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा होगा तो चलता रहना चाहेगा, कोई सामने आएगा तो उसे गिर देगा, और किसी डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहा है तो गोल गोल घूमता रहेगा, ठीक है। अब आते हैं मोमेंटम की बात। तो मोमेंटम में वेलोसिटी होती है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसमें तीन ग्राफ आपको याद रखने हैं, जिसमें से ये दो तो प्रोपोर्शनल के हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। बहुत सिंपल तरीका था, और मोमेंटम की डेफिनेशन वगैरह आपको याद रखनी थी। फिर न्यूटन के फॉर्मूले याद रखने थे, मतलब लॉज याद रखने थे। पहला लॉ इनर्शिया का लॉ है, जो चीज़ रुकी है रुकी रहेगी, जो चल रही है चलती रहेगी स्ट्रेट लाइन में, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ बट आपको समझना पड़ेगा। सेकंड आपको कह रहा था कि आपको ये याद रखना है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, वो डिपेंड करेगा चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो मोमेंटम की डायरेक्शन में होगा। तो ये भी क्लियर किया हुआ है। थर्ड लॉ में क्या था कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपको याद रखना है एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन। वेरी गुड। तो इससे आपको ये डेफिनेशन बनानी पड़ेगी थर्ड लॉ की। तो तीनों लॉज आपको याद हो चुके हैं। और फिर इसके बाद हमने इन क्वेश्चंस के भी आपको बताए कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें वाई आगे या पीछे लिखा रहता है, तो आपको क्या लिखना है? आपको बस इनर्शिया का बारे में लिखना है, वो रेस्ट में है कौन सी है। इस चीज़ को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन ऑफ सेकंड लॉ पे। तो डिस्कशन ऑफ सेकंड लॉ बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें आप पढ़िए, इसमें वो चीज़ें लिखी हुई है जैसे मैंने बताया है कि सेकंड लॉ क्या है। तो दूसरा सेकंड लॉ किस पे मेनली डिपेंड करता है? तो ये दो फॉर्मूलों पे डिपेंड करता है सेकंड लॉ, डी पी अपॉन डी टी। ओके, इसको सॉल्व करके एक बनाया जाता है एम ए का फॉर्मूला। इज इट क्लियर? तो फोर्स के दो फेमस फॉर्मूले रहेंगे। देखिए अभी फोर्स के क्या क्या नेम थे इंग्लिश में अभी मैंने दिखाया, राइडिंग, साइकिलिंग, पुशिंग, ये जो थोड़ी थोड़ी एग्जांपल दिखाए सभी हैं। तो उनमें अगर फोर्स निकालना चाहते हो तो दो फॉर्मूले हैं, डी पी अपॉन डी टी और एम ए। तो आज हमारा काम रहेगा डी पी को एम ए कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन हाउ डज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। मतलब वो कहना चाहता है कि कैसे आप इसको एम में प्रूफ करोगे। इज इट क्लियर? तो ये सभी को क्लियर हो गया सेकंड लॉ के बारे में। तो देख लेते हैं कैसे यूज़ करेंगे। देखो अब देखिए कैसे यूज़ करेंगे, आप बहुत सिंपल है। इसका डेरिवेशन देखिए, जैसे कि आपको पता है, ये आपने सेकंड लॉ में याद किया है, द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब डी पी अपॉन डी टी का क्या नाम के बच्चे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वेरी गुड, इससे कहते हैं। तो ये याद हो गया आपको? तो याद हो गया तो आपने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? देखिए इसने तो डायरेक्ट कर दिया बुक ने, अगर आप इसे याद करेंगे या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आपको मैं बताता हूँ। आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अप्लाइड फोर्स मतलब एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इतना लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे मोमेंटम इजकल टू mv, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, ये आपका p को चेंज कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे आप, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना, एज लीनियर मोमेंटम इजकल टू mv, वेरी गुड। तो पुट दिस इज इक्वेशन सेकंड, और उसको कह देंगे आप f इजकल टू डी पी अपॉन डी टी को आप कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट्स द सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ p की जगह कितना लिख दोगे mv, जैसे इसने लिख दिया है mv, ठीक है, mv लिख देंगे तो m एक स्केलर क्वांटिटी है, वो आ जाएगी बाहर, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट भी कह सकते हो आप, आ गया जी बाहर, dv अपॉन dt। अब इस dv अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं आप, वेरी गुड, m में। तो आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, dp अपॉन dt को टीचर लिखते हैं जो सिंपल फॉर्म है m v माइनस यू अपॉन टी, इज इट क्लियर। तो ये v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a, v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, a, तो यहाँ भी ये दोबारा से कितना बनेगा, m में। तो दो कैलकुलेशन आपको देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले तो आप लिखेंगे एज वी नो फर्स्ट लॉ दैट इज सेकंड लॉ डी पी अपॉन डी टी, इसे इक्वेशन फर्स्ट कहोगे, फिर लिखोगे मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम जैसे यहाँ लिख दिया है, फिर करोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये एम वी क्या बन जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, और डी वी अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हो आप, एम में। तो आई होप डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, एम में। ये समझ में आ गया आपको, ओके जी। अब इसको प्रोपोर्शनल को किस में ले जा सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करना होता है, इक्वल में, तो यहाँ एक वर्ड ऐड होता है हमेशा, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो भाई देखो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इज इट क्लियर। तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, प्रोपोर्शनल को किस में ले जाएंगे, इक्वल में, और इक्वल को जब प्रोपोर्शनल में ले जाते हैं तब भी कांस्टेंट लगाते हैं हम, याद रखना, आपको समय के साथ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इतना क्लियर हो गया यहाँ तक। तो उसके बाद जैसे कि k का वैल्यू कितना है, आप डायरेक्ट लिखोगे एज वी नो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k इजकल टू 1, इसके बाद ये कुछ मत लिखिए आप, ठीक है। तो k इजकल टू 1 लिखेंगे तो f इजकल टू कितना हो जाएगा, m में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है m में भी, इज इट क्लियर। तो ये डेरिवेशन आपको आ गया, सेकेंड लॉ का डेरिवेशन है, इज इट क्लियर। अब आगे चलते हैं, वीडियो के एक बार आगे पीछे देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आती है क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर वेक्टर। तो आप सभी को बताइए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसके दो फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, डी पी अपॉन डी टी और एम ए, इज इट क्लियर। तो फोर्स किसकी डायरेक्शन में होगा, इससे तो न्यूटन लॉ ने, सेकेंड लॉ ने बताया कि मोमेंटम की डायरेक्शन में फोर्स होगा, इस वाले फॉर्मूले से। अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं होता है तो एफ इजकल टू कितने के होगा, एम में। तो m स्केलर है, तो अब किसकी डायरेक्शन में होगा, मेरा कहने का मतलब है एक्सलेशन की डायरेक्शन में होगा फोर्स, इज इट क्लियर। जिसमें एक्सलेशन होगी उसी डायरेक्शन में अब फोर्स कहलाया जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख दिया है बच्चों कि m तो स्केलर है, a एक्सलेशन है, तो वेक्टर क्वांटिटी ये बनेगा फोर्स, और उसके साथ बताया कि फोर्स की डायरेक्शन किस में होगी, एक्सलेशन में। ये 1 मार्क्स के लिए आपको याद रखना है कि फोर्स की डायरेक्शन किसके साथ होगी, फोर्स होगा मोमेंटम की डायरेक्शन में या फिर होगा एक्सलेशन की डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। अब इस पे आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पे। तो जैसे कि यूनिट की बात करूं तो 1 न्यूटन इसकी यूनिट होती है। न्यूटन के अंदर क्या होता है, अगर देखिए आप एम में देखोगे तो एम की यूनिट क्या है, केजी, और ए की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ ये न्यूटन लिख दिया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, तो इसका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इज इसके लिए। ऐसे डायन में मतलब न्यूटन को ये एसआई यूनिट है, तो सीजीएस क्या लिख सकते हैं आप, सीजीएस में न्यूटन को क्या कहते हैं, डायन, और किलोग्राम को कहते हैं ग्राम, और मीटर को कहते हैं सेंटीमीटर, सेकंड को सेकंड। तो इसका मतलब ये आपका सीजीएस यूनिट हो चुका है, इज इट क्लियर, ओके। अब बात करते हैं, इसका एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है ये रहा, कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को डायन में चेंज कर दीजिए, मतलब न्यूटन में कितने डायन होंगे, इज इट क्लियर। मतलब एक एसआई यूनिट में कितने सीजीएस यूनिट की वैल्यू होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में। तो इसे देख लेते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, जैसे कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है। अब देखिए ये न्यूटन के इक्वल है, इज इट क्लियर। अब अगर आप इसमें डायन लेके आना चाहते हो तो डायन में क्या होना चाहिए, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वेरी गुड। तो अब ये किलो यहाँ से हटना चाहिए, इसका मतलब,
और यहाँ सी लगना चाहिए। तो दो कंडीशन है, आपको किलो को हटाना है, सेंटी को लगाना है। तो ये कैसे फुलफिल कर पाएंगे आप? बहुत सिंपल है। किलो को हटा के कितना लिख सकते हैं? 1000। के की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 1000। आपको 9th क्लास से सिखाया जा रहा है, ठीक है। और सेंटी की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻²। ठीक है। अब देखिए यहाँ सेंटी लगाना है, किलो तो हट गया, बहुत सिंपल है, यहाँ से 1000 लिख दिया। अब यहाँ सेंटी लगाना था मीटर पे, तो सी से डिवाइड, सी से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? सेकंड वगैरह सारा कुछ वहाँ लिखा हुआ है। तो इस सी को तो लगाना था, तो ये तो मेरा काम बन गया, ये तो मुझे चाहिए, तो यहाँ सेंटीमीटर बन गया। बाकी इसका मुझे वैल्यू का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें वैल्यू रख देता हूँ। ये कितनी होती है सी की वैल्यू? अभी बताइए ना आपको, 10⁻²। ये -2 नीचे है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 100। तो ये 100 कैसे आ गया, सभी को पता चल गया। ये 100 आपका सेंटीमीटर कन्वर्ट में लाया गया है। सेकंड रहेगा, सभी को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर बन गया। इसको डाइन कह देंगे, तो ये रिलेशन कंप्लीट हो चुका है न्यूटन का और डाइन का। तो ये वैल्यू याद रखनी है आप लोगों को, याद भी नहीं करनी, जस्ट प्लॉट करनी आनी चाहिए कि तो केजी को के से हटाते हैं, सेंटी को सी से लाते हैं, और ये वैल्यू बन जाती है ऑटोमेटिकली। इज इट क्लियर? ओके जी, तो ये रिलेशन भी याद हो जाएगा। एक है क्वेश्चन बेस होता है कि आपको ना ये वैल्यू याद करनी है, 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, मतलब 1 kg अगर वेट लिखा है कहीं पर और इसे न्यूटन में लेके जाना है, तो उस 1 kg की जगह कितना लिख देंगे हम? 9.8 न्यूटन। इज इट क्लियर? जैसे नहीं समझ में आया होगा मैं बताता हूँ। मैंने कहा एक बॉडी है जिसका 20 kg वेट है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये है फोर्स, यूनिट से समझ में आना चाहिए। केजी वेट क्या है? फोर्स। और यहाँ ये फोर्स लिखाने के लिए इसे न्यूटन में लाना पड़ेगा, तो केजी वेट की जगह कितना लिखूंगा? 9.8 न्यूटन। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करा दूंगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो मेरा न्यूटन आ जाएगा। तो ये एफ की एग्जैक्ट वैल्यू कहलाई जाएगी। तो आई होप आप समझेंगे, नहीं समझेंगे तो क्वेश्चनों में आप समझ जाएंगे। और थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जैसे कोई मुझसे पूछता है मेरा वेट कितना है, तो मैं उसे कैसे बताता हूँ? मैं उसे बताता हूँ मेरा वेट है 110, मान लीजिए, जैसे लेट सपोज 110 kg। ऐसे बोलते हैं ना हम अपने वेट को। जैसे किसी ने आके मुझसे पूछा तुम्हारा वेट कितना है यार, तो मैं बताऊंगा 110 kg वेट है मेरा। तो इसका मतलब मैंने उसे क्या बताया है? एक फोर्स जो कि मैं किस पे लगाता हूँ? अर्थ पर, जब मैं अर्थ पे खड़ा रहता हूँ। इज इट क्लियर? तो ऐसे ये वेट निकल के आया है। आई होप आप समझे होंगे। तो कभी भी हम जैसे कोई चीनी खरीद के लेकर आए, तो चीनी है 2 kg वेट, तो इसका मतलब चीनी एक वेक्टर क्वांटिटी है केजी वेट में, तो इसे न्यूटन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आई होप आप मेरी बातों से सेटिस्फाई हुए होंगे। अब आगे चलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सेकंड लॉ के कंपोनेंट्स लिखे। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है सर? देखो मैं बताता हूँ। मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, अब मैंने कहा कि एक फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, ये एफ। तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स एक्सिस का क्या और एक वाई एक्सिस का। ये एक्स एक्सिस का वैल्यू का फोर्स कहला जाएगा एफ एक्स, और वाई वैल्यू का फोर्स कहला जाएगा एफ वाई। इज इट क्लियर? तो ये दो कंपोनेंट में फोर्स डिवाइड होगा। अब इस टोटल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कितना लिखूंगा? तो देखिए, इसे लिखूंगा एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये मैंने एफ वाई एफ एक्स मैग्नीट्यूड लिखे हैं। इन्हें डायरेक्शन बनाने के लिए, जैसे आपको पता है, एक्स की डायरेक्शन में आई कैप लगता है और वाई की डायरेक्शन में जे कैप लगता है। तो अब मुझे ये क्लियर कर रहा है कि एफ एक्स तो आई कैप डायरेक्शन में है, एफ वाई आपको जे कैप डायरेक्शन में। तो इसका मतलब एक फोर्स अगर 3D में लगे, 3 मतलब 3 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, उसमें लेंथ भी हो, हाइट भी हो और ब्रेथ भी हो, तो उस फोर्स को 3 तरीके से टूटा जाएगा। उसको वेक्टर में कैसे लिखा जाएगा? 3 मैग्नीट्यूड्स और 3 पर्टिकुलर डायरेक्शन, आई जे और के कैप। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब ये कहना चाहता है कि सेकंड लॉ में तो एफ इजकल टू कितना होता है? डी पी अपॉन डी टी, और कितना होता है? एम में, होता नहीं होता? तो एफ को तो ब्रेक करना आ गया, इसका मतलब मोमेंटम भी ब्रेक होगी। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, मोमेंटम की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो ये आपने 4th चैप्टर में सीखा है। अब ऐसे ही एफ इजकल टू एम में भी तो होता है, तो ए भी वेक्टर क्वांटिटी बना रहा था और एफ की डायरेक्शन किस में थी? ए में थी, तो ए को कैसे लिखेंगे? ऐसे। इज इट क्लियर?
वेरी गुड। तो जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ ने सिखाया, हमें दोनों फॉर्मूले सिखाए, हमें समझ में आ गए। अब इसका क्या है कि मैं इसकी वेक्टर फॉर्म को यहाँ रख देता हूँ, इसकी वेक्टर फॉर्म को यहाँ रख देता हूँ और इस वाली वेक्टर फॉर्म को यहाँ रख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स किसके इक्वल होगा, पी एक्स। जो आई कैप के जो डायरेक्शंस हैं उनमें मैं अब कंपेयर कर लेता हूँ, आई कैप के अलग कर लेता हूँ, जे कैप के अलग और के कैप के अलग। जब मैं आई कैप के करूँगा तो एफ एक्स इजकल टू किसके इजकल टू होगा, एम ए एक्स के और पी एक्स के, और आई कैप हट जाएगा। ऐसे ही वाई को करूँगा जेड को। कैसे सर, नहीं समझ में आया? देखो यहाँ से देख लो। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड कंपेरिजन किया, कंपोनेंट्स का कंपेयर किया। तो एफ एक्स जो आई कैप की डायरेक्शन थी उसमें पी एक्स अपॉन डी टी है या एम ए एक्स है। इज इट क्लियर? ऐसी वाई और ऐसी जेड। जैसे ये पहला वाला आई कैप की डायरेक्शन है, दूसरा वाला जे कैप की और तीसरा वाला के कैप का है। तो आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद तो देखिए ये जो क्वालिटिव इम्पोर्टेंस है ये इतनी खास नहीं है, ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो इन्हें आप स्किप कर सकते हैं अगर आप स्किप करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ बताया है अगर दो बॉडी है उनका दोनों बॉडी का फोर्स सेम है, वो फोर्स किस किस से बन रहा था, मास और एक्सीलरेशन की मल्टीप्लिकेशन से, मास और एक्सीलरेशन की मल्टीप्लिकेशन। मेरा कहने का मतलब है दोनों फोर्स अगर 100 न्यूटन है, वो 100 में एम में कैसे रोल पे हो, जैसे कि मास 50 हो और एक्सीलरेशन 2 हो तब भी 100 बनेगा, या फिर मैं कहूँ मास 2 हो और एक्सीलरेशन 50 हो जब भी कितना बनेगा, 100। तो ये कंडीशन में आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, MA1 M2 A2 इजकल टू एफ। और एफ जब दोनों से कंपेयर करोगे तो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। इससे बस ये सीखने को मिलता है अगर M2 ज़्यादा होगा, M2 ज़्यादा होगा तो इसका मतलब A2 भी ज़्यादा होगा। अगर M1 ज़्यादा होगा तो A1 भी ज़्यादा होगा। बस ये आपको सीखना था यहाँ, और कुछ नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर बता दिया है कि एक्सीलरेशन से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। आपकी स्पीड चेंज हो सकती है, आपकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, आप डायरेक्शन और स्पीड दोनों को चेंज कर सकते हो। तो ये तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में भी आपको समझा दिया था, इसे खास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? एक नए प्रकार का फोर्स है जो किस पे लगता है, स्प्रिंग पे। स्प्रिंग पे या फिर कोई आपने स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग मतलब रस्सी ली है, तो वहाँ देखने को मिलता है आप लोगों को। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? मतलब देखिए अभी मैंने आपको पेंडलिंग करना, फोर्स, ये सारा कुछ सिखाया था ना। तो वो बेसिकली फोर्स के नेम थे, जैसे इंग्लिश में आप अलग अलग वर्ड से जानते हो, फिजिक्स में फोर्स के नाम से जानते हो। तो एक ऐसी फोर्स यहाँ याद आपको करना है। तो बाय एक्सप्लेनेशन अननोन फोर्स कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ कॉइल स्प्रिंग। तो इसे याद करते हैं, कैसे याद करेंगे? देखिए इसे बेसिकली आप स्प्रिंग में जब हम चालू करेंगे, जब याद करेंगे, बेसिकली आप याद कर ले थोड़ा सा, क्या है वो थोड़ा सा याद करना है जो आपको। देखिए कोई भी स्प्रिंग थी यहाँ तक थी, अगर मान लो इनिशियली यहाँ तक थी, उससे स्ट्रेच करके यहाँ पर ले जाया गया है, तो क्या होगा, उसकी इनिशियल लेंथ जो एल होगी उसमें एक लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? बात समझे मेरी? तो जो लेंथ इंक्रीज होगी, तो जिस बॉडी का जो भी फोर्स होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी लेंथ इंक्रीज होगी। तो एफ डाई के प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ लेंथ, जो कि ये है। इज इट क्लियर? ये वाली तो रेस्टोरिंग फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। तो इसे रेस्टोरिंग फोर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें हम रेस्टोरिंग फोर्स के टाइम पे इसे डिस्कस कर लेंगे आप लोगों से। चल ठीक। तो क्या है यहाँ से जो सीखने को मिला आपको, एफ डाई के प्रोपोर्शनल टू डेल एल। और डेल एल कौन सी थी, मतलब मान लो कि ये लेंथ एल थी, इसके बाद कितना तुम उस स्प्रिंग को आगे ले जा रहे हो, ये डेल एल है। इज इट क्लियर? तो यहाँ आपने फोर्स का तीसरा फॉर्मूला सीख चुके हैं। एक तो होता है डी पी अपॉन डी टी, ठीक है, एक होता है एम ए, और स्ट्रिंग वगैरह के केस पे एक निकल के आएगा आपका, जैसे कि यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या है ठीक से डिफाइन नहीं किया, ज़्यादातर वो के में कंसीडर किया जाएगा। तो एम ए और फिर क्या है के एक्स में ज़्यादातर दिखाया जाता है, जो आपने इस टाइम दिखाया के डेल एल में। इज इट क्लियर? तो आपने 3 फॉर्मूले यहाँ पर सीख चुके हैं, डी पी अपन डी टी, एम ए और के एक्स या फिर के डेल एल। तो ये यहाँ पर फॉर्मूले लिस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये पी को ब्रेक कर दिया, जैसे मैंने इसमें सिखाया था वी माइनस यू में, ऐसा कोई नया चीज़ नहीं किया है। अब ये क्वेश्चंस जो हैं आप लोग ट्राई करेंगे, इन क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको समझाएंगे। आज की क्लास में हमने सीखा है एफ इजकल टू डी पी अपॉन डी टी होता है, इज इट क्लियर, एम ए होता है और के डेल एल होता है।
तो 3 फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करने हैं। इसे मोमेंटम कहते हैं, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ये एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। डेल एल की यूनिट मीटर होगी क्योंकि लेंथ का पार्ट है। तो बाकी आप लोग खुद कंसीडर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। अपना होमवर्क कीजिए, कमेंट कीजिए सेक्शन में, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके रिकॉर्ड प्रॉपर बन सके। थैंक यू वेरी मच।